हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था कि आय को आयकर अधिनियम के अंतर्गत मुख्यतः 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो 5 शीर्षकों में हमारा पहला शीर्षक वेतन से आय की गणना हमने डिस्कस की, उसको समझा। आज हम अपने दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति से आय को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान एवं उससे लगी हुई भूमि की वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका वह स्वामी हो। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको PDF भी इसका भेजूँगी। मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है। तो करदाता के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका वह स्वामी हो, परंतु जिसका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार एवं पेशे के लिए नहीं करता हो जिसके लाभों पर कर लगता हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले हम लेंगे मकान एवं उससे लगी हुई भूमि। देखिए, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत जब हम कर की गणना करने जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मकान संपत्ति की आय पर कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो ज़मीन लगी हुई है वो भी, उससे भी यदि कोई आय होती है तो वो इसी शीर्षक में शामिल की जाएगी। यदि ज़मीन किसी मकान से लगी हुई नहीं है तो उस ज़मीन की आय पर कोई आय होगी, वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। लेकिन यदि वो ज़मीन मकान से लगी हुई है तो फिर उससे प्राप्त आय भी मकान संपत्ति की आय में ही शामिल की जाएगी। अब यहाँ एक बात और ध्यान में देने की है कि यदि मकान से लगी हुई कोई ज़मीन है, मकान को किराए पर नहीं उठाया गया लेकिन ज़मीन को किराए पर उठाया गया और उससे यदि कोई आय हुई है तो फिर वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, क्योंकि उस ज़मीन के साथ लगे हुए मकान से आय नहीं हुई है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है। मकान संपत्ति एवं उससे लगी हुई भूमि दोनों यदि किराए पर उठी है तो ज़मीन की आय भी मकान संपत्ति की आय में ही शामिल की जाएगी। अब यहाँ हम देखें कि मकान में क्या क्या शामिल किया गया है। मकान के अंतर्गत रिहायशी मकान या आवासीय मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेडियम तथा सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले भवन भी मकान में शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से ज़मीन में क्या क्या शामिल किया गया है। ज़मीन में खेल का मैदान, मकान का अहाता या कंपाउंड, बगीचा, स्विमिंग पूल आदि ज़मीन में शामिल किए गए हैं। तो हमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ मकान और ज़मीन से क्या तात्पर्य। अगला हमारा बिंदु आता है वार्षिक मूल्य। हमने लिखा ना वार्षिक मूल्य। तो वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू से क्या तात्पर्य है कि मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है। और वार्षिक मूल्य की गणना आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो टैक्स लगता है वो एनुअल वैल्यू पर लगाया जाता है। तीसरा हमारा बिंदु आता है इसमें, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। देखिए, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक है। यदि मकान संपत्ति का वो स्वामी नहीं है तो फिर उस पे होने वाली आय उसके शीर्षक में शामिल नहीं की जाएगी। लेकिन मकान के स्वामी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस ज़मीन का भी स्वामी हो जिस पर मकान बनाया गया है। मकान संपत्ति का स्वामी होना उसके लिए पर्याप्त है, उसके कर दायित्व के लिए। अब यहाँ पर मकान संपत्ति का माना गया स्वामी या डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम समझ लेते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब करदाता मकान संपत्ति का वैधानिक स्वामी नहीं होता, परंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको मकान संपत्ति का स्वामी मान लिया जाता है तथा ऐसे मकान संपत्ति की आय को करदाता की आय में शामिल कर लिया जाता है। जैसे जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति की आय।
यदि किसी इंडिविजुअल असेसी ने मकान संपत्ति अपने जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो ऐसे मकान संपत्ति का स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा तथा उस मकान से होने वाली आय को उसी की आय में शामिल किया जाएगा। ऐसी अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति, यदि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल असेसी ने अपनी कोई मकान संपत्ति किसी माइनर चाइल्ड को, जिसमें कि मैरिड डॉटर शामिल नहीं है, विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, किसी अवयस्क बच्चे को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो उस मकान संपत्ति का स्वामी असेसी अर्थात हस्तांतरणकर्ता ही माना जाएगा तथा ऐसी मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल किया जाएगा। अगला हमारा आता है अविभाज्य संपदा, इम्पार्शियल एस्टेट। देखिए, अविभाज्य संपदा हिंदू अविभाजित परिवार की ऐसी संपत्ति होती है जिसका सदस्यों में विभाजन नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्ति परिवार के जो सबसे सीनियर पर्सन होते हैं, कर्ता जो होते हैं, उनके पास रहती है। ऐसी संपत्ति के होल्डर को या धारक को इस संपत्ति का स्वामी माना जाता है और ऐसी संपत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है, ना कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय में शामिल की जाती है। अगला हमारा बिंदु आता है सहकारी समिति अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों की समिति, कंपनी अथवा संघ की भवन निर्माण योजना के अंतर्गत उनको कोई मकान आवंटित किया जाता है या उनको पट्टे पर दिया जाता है तो उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जाता है तथा उस मकान संपत्ति की आय उस सदस्य की आय में ही शामिल की जाती है। अगला हमारा आता है क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है। यदि करदाता ने कोई मकान क्रय किया है और उस मकान संपत्ति का कब्जा भी अनुबंध के अंतर्गत आंशिक क्रियान्वयन के तहत उसे प्राप्त हो गया है लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो भी संपत्ति का स्वामी क्रेता ही माना जाएगा और यदि उससे कोई आय होती है तो वो क्रेता की आय में ही शामिल की जाएगी। अगला हमारा होता है क्रय किया गया मकान जिसका ये पंजीकरण। इसके बाद हम देखिए एक चीज़ इसमें और आती है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि कोई भवन है जो कि आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर आवंटित मकान का करदाता इस प्रावधानों के अनुसार मालिक माना जाता है यदि उसे हाउसिंग बोर्ड द्वारा किसी मकान में रहने के लिए, उसको भवन के संबंध में क्रय करने वाले के लिए उसको हस्तांतरित किया गया है, भले ही उस हस्तांतरण का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसको मैं और स्पष्ट कर दूं कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसके अंतर्गत किसी भवन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण बिक्री, विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हो जाता है, चाहे उस हस्तांतरण का पंजीकरण करवाया गया हो या नहीं। तो ऐसे संबंध में जिसको उसका हस्तांतरण किया गया है उसका स्वामित्व उसी को माना जाता है। मतलब ऐसे भवन का स्वामी उस क्रेता को ही माना जाता है। यदि उससे कोई आय होती है तो उसकी आय में शामिल किया जाता है। स्वामित्व के संबंध में कुछ और नियम भी हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर ज़मीन लेकर, लीज पर ज़मीन लेकर उस पर मकान संपत्ति बनवाता है तो पट्टे की ज़मीन पर मकान बनवाने वाला व्यक्ति ही उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। ज़मीन के स्वामी को मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यदि किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो आयकर के उद्देश्य के लिए ऐसी संपत्ति का किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अथवा उस पर स्वामी की हैसियत से कब्जा किए गए हुए व्यक्ति को उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा तथा उसकी आय में ही इस मकान संपत्ति की आय को शामिल किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति अभी होती है जहां हमें स्वामित्व के संबंध में इन बातों को ध्यान में रखना होता है। अगला हमारा बिंदु आता है करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार एवं पेशे के लिए नहीं करता हो। यदि कोई करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपने ही किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसकी आय मकान बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक में कर योग्य है तो ऐसे मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना
होगा। साथ ही साथ उसके व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उस व्यापार से होने वाली आय व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य है। अब यहाँ एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग अथवा रिहायशी क्वार्टर यदि किसी कर्मचारी को किराए पर दिया जाता है जो कि वहाँ रहना जिसका कि वहाँ रहना व्यापार के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया भी व्यापार एवं पेशे की आय में ही सम्मिलित किया जाएगा, उसे मकान संपत्ति की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो हमने आज मकान संपत्ति से आय शीर्षक के लिए चर्चा की हैं, समझी हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।